हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक पांडे और हमारी कंप्यूटर लर्निंग की सीरीज में ये दूसरा वीडियो होने वाला है आज। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि कंप्यूटर अगर आपको बेस से लेकर एडवांस तक सीखना है तो उसमें कंप्यूटर के बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये बेस लेवल का पहला वीडियो ही मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि बेस लेवल में किसी भी कंप्यूटर की बुक के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में उस चीज को ऐसे ही निकाल दिया जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको बता दिया जाए कंप्यूटर ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये रैम होती है या ये प्रोसेसर होता है, और बस इतनी चीजें बता के आपको हटा दिया जाता है। आपको कुछ नहीं बताया जाता कि रैम में भी टाइप्स होते हैं, प्रोसेसर में भी टाइप्स होते हैं, इवन मदरबोर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं। हर एक चीज में इतनी ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशंस करंटली फ्लो कर रहे हैं मार्केट के अंदर और पहले भी थे। तो ये सब चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप प्रैक्टिकली जानोगे तो उस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाओगे और वो चीज की डेफिनेशन को आप अपने माइंड में लिंक कर पाओगे। जब सारी चीजें माइंड में लिंक होगी तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज रैम, तो आपके पास सारी डेफिनेशन के साथ साथ सारे एग्जांपल्स भी होंगे कि दिस इज रैम एंड दिस इज द टाइप ऑफ रैम, एंड शायद आपको प्राइस भी याद रहे कि इस रैम का इस प्राइस में अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर। तो प्रोसेसर है, रैम है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। और सबसे अच्छा इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, ये जो टेबल रखी हुई है, ये टेबल मैं पूरी हटा दूंगा, साफ कर दूंगा। इस टेबल के अंदर सारे पार्ट्स मैं ओपनली रखूंगा, एक एक पार्ट्स का इंट्रोडक्शन देकर सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद मैं पूरा कंप्यूटर को टेबल पर असेंबल करूंगा। ये कैबिनेट अलग रख दूंगा, टेबल पे असेंबल करके टेबल पर ही चलाऊंगा विदाउट कैबिनेट, और रन करके दिखाऊंगा कि आपको कि किस किस तरह से रन कर रही है चीजें, किस किस तरह से कनेक्शंस होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं आप उसको इग्नोर करिए, और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड वॉइसेस आपको फेस ना करनी पड़े। उसके लिए नॉइज कैंसलेशन माइक वगैरह यूज करूंगा। फिलहाल के लिए मैं वीडियो में जो चीज बता रहा हूँ वो चीजें समझने की आप कोशिश करिए और उस पर कंसंट्रेट करिए। तो ये सारे पार्ट्स मैंने खोल के रख दिए हैं और एक एक पार्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आइए, सबसे पहले जो पार्ट है वो है हमारा मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है ये एक H61 मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क, ये सारी डिवाइसेस लगा सकते हो ताकि ये साथ में रन करे। तो जिन सारी चीजों को जोड़ने वाली जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मदरबोर्ड। ये जो है एक H61 मदरबोर्ड है जिसके अंदर इंटेल का i3, i5 और i7 सेकेंड और थर्ड जन, यानी टोटल 6 सीपीयू इसके अंदर इंटेल के लग सकते हैं। तो ये एक H61 मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में और भी मॉडल आते हैं, H61 के अलावा भी आते हैं, पी सीरीज में आते हैं पुराने पेंटियम वाले। तो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इंट्रोड्यूस के बाद फिर मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पार्ट का पर्टिकुलर एक एक अलग वीडियो इसी सीरीज के अंदर लाया। और उसके आगे जो सीरीज होंगी वो सब कोडिंग की होंगी। आगे पाइथन लैंग्वेज हो गई, सी लैंग्वेज हो गई और वेब डेवलपमेंट हो गया। इन सब के वीडियो आगे सीरीज बाय सीरीज आएंगे, तो देखते हैं इसको। आइए, ये है आपका मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, यूएसबी के स्लॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 6 यूएसबी के स्लॉट्स हैं, जिसमें से 4 यूएसबी 2.0 हैं और 2 पोर्ट हैं यूएसबी 3.0। और इसके अंदर का डिफरेंस ये है कि यूएसबी 2.0 इसमें ब्लैक है और यूएसबी 3.0 इसमें ब्लू है। तो यूएसबी 3.0 की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। तो एज कम्पेयर टू यूएसबी 2.0, तो इनकेस आपको ज्यादा डेटा ट्रांसफर, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए तो उसमें आप इसको यूज करोगे। बाकी कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, यूएसबी वाले कीबोर्ड माउस जो आते हैं उसके लिए आप इनका यूज करोगे। ये जो पोर्ट है ये आपका लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जब आप कंप्यूटर को एक नेटवर्क से क्रिएट करते हो, आप सारे कंप्यूटर को एक साथ करते हो, तो उसके लिए इसमें लैन पोर्ट लगता है, जिस पोर्ट के थ्रू आपका पूरा डाटा इंटरकनेक्टेड हो जाता है। ये जो है आपके भाई स्पीकर इन आउट वाले पोर्ट्स हैं। ठीक, उसके आगे आते हैं हम लोग, इधर आइए। तो इसमें देखिए ये जो इतना सेक्शन है इसको आप कहते हैं वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन के साथ साथ इसको बोल सकते हैं सीपीयू सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर मेन सीपीयू का ही काम होता है। ये जो सॉकेट है इसको ऐसे खोलेंगे, ये सॉकेट खुलने के बाद इसके अंदर आपका सीपीयू लगेगा। सीपीयू कैसे लगेगा, इस पे एक साइड में कट है,
अगर जूम करोगे आप तो इस पे देखोगे, इस पे देखिए ये साइड में एक कट बना हुआ है और प्रोसेसर में भी कट होता है, तो उस कट को इस कट से अलाइन करके हम इसको CPU को सेट करते हैं और उसके बाद इसको टाइटली इस पे फिक्स कर देते हैं। उसके अलावा इसमें एक ये लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये हमारे दोनों रैम स्लॉट है, जिसको DIMM स्लॉट भी कहा जाता है, DIMM स्लॉट। और ये जो स्लॉट है ये है PCI X16 स्लॉट, PCI X16 स्लॉट। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग इसके अंदर वाईफाई कार्ड भी लगा सकते हैं, वाईफाई कार्ड जो आते हैं बड़े वाले वो लगा सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है हमारे PCI X16 स्लॉट में लगती है, ना कि DIMM स्लॉट में। DIMM स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ रैम लगती है। उसके अलावा ये जो साइड के पोर्ट्स हैं 1 2 3 4, ये चारों पोर्ट्स हैं SATA पोर्ट। SATA पोर्ट यूज में आते हैं SSD या हार्ड डिस्क। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस मदरबोर्ड से SATA पोर्ट यूज होते हैं। SATA पोर्ट यूज करने के लिए एक SATA केबल यूज होती है, जिस केबल का एक साइड इसमें लगाते हैं और दूसरा हार्ड डिस्क में लगाते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन इससे हो गया है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीकर के आउटपुट पोर्ट हैं, USB के आउटपुट पोर्ट हैं, फ्रंट पैनल का आउटपुट पोर्ट है, फ्रंट ऑडियो का आउटपुट पोर्ट है। फ्रंट ऑडियो क्या होता है, कैबिनेट के अंदर जो आगे ऑडियो के पोर्ट्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए फ्रंट ऑडियो के पोर्ट्स होते हैं। USB भी सेम है, जो कि आपकी कैबिनेट के आगे USB के पोर्ट्स लगे होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। स्पीकर अलग से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसका, अगर आपके कैबिनेट में स्पीकर लगे हुए हैं, सॉरी। और ये जो फ्रंट पैनल है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्रंट पैनल इस वजह से इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट पैनल के अंदर आपका रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क लाइट स्विच, प्रोसेसर लाइट स्विच और साथ ही साथ पावर स्विच, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर होती हैं और सबके वायर्स अलग अलग होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वायर किसका है और उसको सही से लगाना पड़ेगा, तभी आप कैबिनेट से इसको लिंक कर सकते हो। वरना ये कैबिनेट में आप बटन दबाते रहोगे, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप बटन दबाते रहोगे, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। और ये VRM सेक्शन जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर CPU लगेगा और CPU को कुछ ज़्यादा पावर चाहिए होती है, इस वजह से ये अलग से इसमें 4 पिन का पावर सप्लाई के लिए पोर्ट बना हुआ है। ये जो है ये CPU के ऊपर एक फैन लगता है ताकि CPU ठंडा रहे, ये उस फैन के लिए, ये उस फैन को पावर देने के लिए। उसके अलावा ये देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये आपकी 24 पिन की पावर सप्लाई है। आप काउंट करोगे तब पावर सप्लाई परचेज करोगे। 24 पिन की पावर सप्लाई है, 24 + 4 यानी 28 टोटल, जिसमें 4 VRM सेक्शन के अलग होंगी। कई केसेस में क्या होता है, VRM सेक्शन और ये मेन पावर सप्लाई दोनों एक ही साथ एम्बेड कर देते हैं, एक ही साथ एम्बेड करके वो 24 + 4 यानी 28 पिन की पावर सप्लाई क्रिएट हो जाती है उस जगह पे। तो उस जगह पे VRM सेक्शन को हमको अलग से पावर नहीं देनी होती, मेन सप्लाई से ही VRM सेक्शन पावर लेता है। तो ये आपकी मदरबोर्ड से इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब अगला पार्ट मैं उठाता हूँ, ये है एक रैम। ये जो रैम है ये एक DDR3 रैम है। रैम के अंदर DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ऐसे करके रैम आती है और हर DDR बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंजप्शन, जो कि एनर्जी को कम कंज्यूम करे और स्पीड को ज़्यादा दे। यानी रैम बेसिकली क्या करती है, हार्ड डिस्क से डाटा उठाती है और उसको प्रोसेस कराती है। रैम के अंदर कोई डाटा नहीं होता, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली डाटा को एक्सेस करती है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है वो आपका स्टोर डाटा है, उसको ये रैम उठाएगी और जिस टाइम पे आप डाटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कर रहे होगे तो वो रैम के थ्रू डाटा प्रोसेस होगा। तो रैम की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपकी कंप्यूटर की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो ये DDR जो बढ़ते हैं, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4, DDR5 भी आ चुकी है रैम। तो DDR5 के साथ साथ क्या होता है, इन सब चीज़ों में स्पीड बढ़ती है, साथ में कंजप्शन जो होता है वो कंजप्शन भी मैटर करता है कि आपकी बिजली कम खाए। ये बिजली कम खा रहा है, स्पीड ज़्यादा दे रहा है, नेक्स्ट DDR पहुंच गया। और सारी रैम में डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड होता है इसमें, जैसे ये बीच में गैप बना हुआ है तो DDR1 में थोड़ा इधर होगा, DDR2 में थोड़ा इधर, DDR3 में इधर, DDR4 में इधर। तो गैप में जो भी पोजीशनिंग होगी अलग अलग होगी ताकि आप गलत रैम गलत सॉकेट में ना फिट कर दें। और आपका मदरबोर्ड भी सेम रैम को सपोर्ट करना चाहिए। डुअल चैनल के भी मदरबोर्ड्स होते हैं और 4 चैनल के भी होते हैं। उसके अलावा मैंने इनसे इंट्रोडक्शन दे दिया आपका। अब आया है ये आपका CPU, जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर,
क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है, एल्गोरिदम होती है, सारी रन ये कराता है। प्रोसेसर के अंदर कोर्स होते हैं, थ्रेड्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेसर के अंदर अलग अलग कोर्स होते हैं, थ्रेड होते हैं। जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे, जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, यानी प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेसर है, फिलहाल ये i3 का 2nd जेन प्रोसेसर है। और जितनी भी कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है सब इसी के थ्रू होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ भी होगा, डाटा स्टोर करना है, कैसे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, सारी कैलकुलेशन इसी के अंदर से होती है। ये बहुत सारे सेमीकंडक्टर से मिल के बना होता है। इसमें देखिए बहुत सारी पिनें हैं, देखिए छोटी 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 छोटी, सारी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं, सारी चीज़ें अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया अभी रैम, और ये आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU की हो गई आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके साथ एक होता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये मुझे पता था क्वेश्चन पुट अप होगा इस जगह पे, क्योंकि मैंने रैम बता दिया, CPU बता दिया, रोम नहीं बताया। बुक्स में बेसिकली रोम होता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी आपकी इसके अंदर ही एम्बेड होती है, मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड के अंदर एम्बेड होती है। वो काम क्या करेगी? काम ये करेगी कि जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तब तक कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि क्या काम करना है, और कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप बाहर से कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो एक इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है, किस तरह से प्रोसेसर को चीज़ें देनी है, तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो यूज ना होके रोम यूज होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने इसमें अलग से विंडोज लगाई डाली, तो वो रीड ओनली मेमोरी प्रोसेसर बताती है इसको कैसे प्रोसेस करके एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। उसका काम सिर्फ इतना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोस। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी होता है वो रोम के अंदर स्टोर होता है, बायोस। तो ये आपका मैंने रोम भी बता दिया। अब उसके अलावा उठाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस। ये जो है एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, स्टोरेज डिवाइस। ये जो है SSD है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस ये भी है, हार्ड डिस्क भी वही होती है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं, यानी वो थोड़ी साइज में बड़ी होती है, मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं। तो मूविंग पार्ट्स लगे होने की वजह से एक टाइम के बाद उसकी स्पीड कम होती है और वो उसके खराब होने के चांसेस भी होते हैं। यानी अगर वो गिरी तो एक मैकेनिकल डिवाइस है, गिरी तो उसके पार्ट डैमेज हुए और वो जाएगी। ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके खराब होने का खतरा कम होता है। स्पीड के कम होने का खतरा तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट लगा ही नहीं है जिसकी स्पीड कम हो। तो SSD क्या होती है, आपको एक कंटिन्यूसली एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराती है। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराते हो, अपना डाटा स्टोर करते हो, डाटा ट्रांसफर करते हो, तो उस चीज़ के अंदर SSD एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये आपकी SSD हो गई, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगी। उसके अलावा ये आपका है CPU फैन। CPU फैन क्या करता है, ये CPU के अंदर लगता है। यहाँ पे मैंने CPU लगाया मदरबोर्ड के अंदर, तो ये उसके ऊपर लगेगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्योंकि CPU जब काम करता है तो इतने सारे उसमें ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, वरना ओवर हीटिंग की वजह से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ओवर हीटिंग की वजह से वो आपका खराब हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, ये आपको ठंडा करता रहेगा, उसका टेम्परेचर कूल डाउन करेगा। टेम्परेचर कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर पाएगा। उसके अलावा हमारे पास है ये कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आपको पता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू ही हम इनपुट देते हैं, बायोस को भी कीबोर्ड के थ्रू ही हम इनपुट देते हैं कि कैसे काम करना है। यानी इस की को मैंने प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, इसकी को प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, क्या इनपुट जाएगा और इनपुट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो वो कीबोर्ड डिसाइड करेगा। कीबोर्ड एक हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। कीबोर्ड के अलावा ये है हमारे पास माउस। तो एक माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, वो एक इनपुट जाता है। उसके अलावा ये हमारे पास एक है माइक। ये एक नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, वरना इसको मैं यूज़ करता वीडियो में। ये एक बेसिक सा माइक है। माइक क्या करता है, इसको ऑडियो इनपुट देता है। यानी मैंने लगा के एक ऑडियो दिया तो इसने ऑडियो का इनपुट किया, और उस केस में क्या होता है, एज ए डाटा प्रोसेसिंग भी यूज़ करके उसको स्टोर कर सकता है उस ऑडियो इनपुट को। तो ये हमारा माइक हो गया। उसके अलावा क्या है हमारे पास है, ये मिंत्रा की डिवाइस।
ये क्या है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसको बोल सकते हो, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके इसमें इनपुट देता है एज ए डाटा, और वो इनपुट डाटा वो अपने सर्वर से मैच करते हैं कि ये सेम पर्सन का है या नहीं। तो बेसिकली ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा ये है हमारी एक आउटपुट डिवाइस, यानी जितना भी काम करते हैं सब हम कंप्यूटर के इनपुट दे रहे हैं, फिर कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने चीज़ों को यूज करके उसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट कहाँ देखोगे आप, कैसे देखोगे? तो उसके लिए क्या होता है, ये आपकी डिस्प्ले है, यानी इस डिस्प्ले पे वो सारी चीजें दिखाएगा, आउटपुट जो भी है वो दिखाएगा। तो ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारे पास ये है एक यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कई बार क्या होता है, अगर डायरेक्ट बिजली से आप चला रहे हो कंप्यूटर, तो अचानक से लाइट गई, आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपका डेटा गया, कंप्यूटर बंद, डेटा सेव नहीं हुआ, डेटा लॉस, आपका जितना देर काम किया वो सारा लॉस। तो उसके लिए डिवाइस बनाई गई है कि जैसे ही लाइट जाए तो ये कंप्यूटर को कंटिन्यू पावर दे। तो उस सीन में क्या होगा, कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा और लाइट जाने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने काम को सेव करने के लिए। हालांकि इनके जो भी यूपीएस है उसकी बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक चलते हैं, लेकिन बस इतना है कि आप अपना काम सेव कर सकते हो, उसके लिए मान सकते हो। आप तो घरों में इन्वर्टर लग गए हैं तो यूपीएस की खैर कोई नीड नहीं होती है। बाकी यूपीएस बहुत काम की चीज़ था। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी मैं सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके सामने करूँगा और कनेक्शन करके आपके सामने इसको रन कराऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको, आ जाइए पास में और देखते रहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई थी उसको मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मेन पावर सप्लाई को लगा दिया। उसके बाद अब बारी है प्रोसेसर की। मैंने प्रोसेसर में बताया था आपको, प्रोसेसर में एक कट होता है। ये देखिए साइड में ये ट्रायंगल बना हुआ है और इस पे इधर ट्रायंगल का एक कट है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको अलाइन करते हुए बड़े आराम से रख कर सेट कर दूंगा। DIMM स्लॉट के अंदर मैं लगाऊंगा रैम, ठीक है। रैम लगाने के लिए इसको आपको दोनों को खोल लेना है, ये दोनों हमारे खुले हुए हैं। उसके अलावा इसको, ये जो बीच में गैप है, DIMM स्लॉट में भी वैसे ही गैप होगा, तो हमको उसको ठीक से अलाइन करना है सिर्फ, और प्रेस करेंगे अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। आवाज़ आई, ये अपने आप बंद हो गया। इसमें मैं 2 रैम लगा सकता हूँ, फिलहाल मैंने 1 रैम लगाई हुई है। उसके अलावा ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में कराया था, तो अभी इसको रहने देते हैं। फिर मैं, ताकि CPU हीट ना करे, उसके लिए मैं लगाऊंगा इस पर CPU का फैन। फिलहाल मैं आपको टेम्परेरी कनेक्शंस करके दिखा रहा हूँ। और ये मैंने लगा दिया CPU का फैन, और उसका कनेक्शन देखिए, मैंने बताया था कि ये CPU के फ़ैन का है, तो इस पे मैंने कनेक्शन आपका करा दिया है। VRM सेक्शन में CPU को पावर देने के लिए ये 4 पिन की सप्लाई है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है इसमें बाकी है, हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क के लिए मैंने बताया था SATA पोर्ट, ये हमारे पास 4 SATA पोर्ट है, और ये हमारी एक SATA केबल है। SATA केबल इस पे लगाई और SATA पोर्ट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। SATA पोर्ट के साथ साथ इसको पावर चाहिए, ये डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इसके पास पावर है, इसके पास पावर नहीं है, तो अभी इसको पावर चाहिए। पावर देने के लिए हम यही अपने SMPS से पावर लेंगे और इसको इस पे लगाएंगे। SMPS की फुल फॉर्म से मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दिया था। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग रिक्वायर्ड पावर देता है। तो ये मेरा हो गया, हार्ड डिस्क भी लगा दी, रैम भी लगा दी, ये भी लगा दिया। वाईफाई कार्ड को अभी हम इग्नोर करते हैं, और साथ में मैं सारी चीज़ें लगा दे रहा हूँ आपके सामने। तो ये मैंने क्या लगाया, ये है मेरे पास माउस, ये मैंने माउस लगा दिया। माउस लगाने के साथ साथ मैं कीबोर्ड भी लगा देता हूँ, और ये लगा दिया मैंने कीबोर्ड, ठीक है। यानी अभी मैंने फिलहाल सारे कनेक्शन लगभग कर दिए। अब क्या है, इसमें एक कनेक्शन क्या बाकी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो होंगी लेकिन मुझे आउटपुट नहीं दिखाई देगा। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले को लगाएंगे।
डिस्प्ले को लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला एक VGA, इधर देखिए एक VGA केबल भी क्या करती है, डिस्प्ले को आउटपुट देती है। उसके साथ साथ एक HDMI केबल होती है। VGA क्या होती है, VGA के अंदर ढेर सारी पिनें होती हैं, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब VGA को अपडेट करके एक नई चीज़ें बनी है HDMI, लेकिन स्टिल VGA यूज़ में है और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, और तो VGA को हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने इसका भी कनेक्शन कर दिया। तो हमने VGA केबल लगा दिया, नहीं आउटपुट ले लिया, इनपुट डिवाइसेस लगा दी, CPU लगा दिया, CPU फैन लगा दिया, रैम लगा दिया, स्टोरेज डिवाइस लगा दिए, पावर सप्लाई लगा दी, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो अब जो बाकी रहा है वो है इसको सप्लाई देना, इसको सप्लाई देना बाकी रह गया। आप तब तक इसको देखिए, मैं पावर सप्लाई देने के लिए कुछ लाता हूँ यहाँ पे। तो एक्सटेंशन बोर्ड में ले आया हूँ यहाँ पे पावर देने के लिए, और मैं इसको पावर दूंगा, SMPS को मैं डायरेक्ट पावर दूंगा और डिस्प्ले को मैं डायरेक्ट पावर नहीं दूंगा। SMPS को मैं डायरेक्ट पावर दे रहा हूँ अपने बिजली के कनेक्शन से, ठीक है। मैंने SMPS को पावर दे दिया है, और जैसे मैंने SMPS को पावर दिया है तो इस पे एक मदरबोर्ड पे एक लाइट जल गई है, यानी मदरबोर्ड को भी पावर मिल गई है, SMPS ऑन है। तो अब मदरबोर्ड के अंदर पावर आ गई, लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है। तो इधर से मैं मॉनिटर को ऑन करना होगा मुझे, तो उसके लिए मैं पहले UPS को भी पावर दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा UPS भी ऑन हो गया है, और उसके बाद मैं डिस्प्ले को पावर देता हूँ, ठीक है। यानी अब मैं इसको ऑन करूंगा तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। और अभी क्या है, मेरे पास कोई भी फ्रंट पैनल नहीं है। तो अब जब फ्रंट पैनल नहीं है तो कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, मैं कहाँ पे बटन दबाऊंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्रंट पैनल की जो कीज हैं उसको आपस में टच कराऊंगा। तो इधर तो फ्रंट पैनल की जो दोनों कीज है उसको आपस में टच कराऊंगा। फ्रंट पैनल के अंदर जो भी है मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसके पीछे, जस्ट पीछे जो खाली एक पोर्ट है उसके जस्ट पीछे की दो वाली जो होती है आपकी पावर की होती है, पावर स्विच। खाली के जस्ट पीछे रीसेट स्विच, उसके सामने वाली पावर स्विच। मैंने ये ऑन किया, उधर से TFT आपकी ऑन हो गई, यानी आउटपुट डिवाइस एक ऑन हो गई। अब इसको मैं आपस में टच कराता हूँ। अभी मैंने इस कंप्यूटर का सारा कनेक्शन कर लिया है और सिर्फ चालू करना बाकी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चालू करने के लिए मुझे इसको बटन तो है नहीं, मुझे ऐसे ही चालू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चालू करने के लिए अभी मैंने सोचा कि आपको फ्रंट पैनल का पूरा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। इधर आइए, देखिए। तो फ्रंट पैनल के अंदर क्या होता है, ये एक खाली स्विच है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 9 पिने हैं और एक पिन नहीं है। तो अब जो फ्रंट पैनल की कीज़ है उसको ऐसे ही लगाएंगे आप, कि जो खाली वाली पिन है जिस जगह पे कुछ भी नहीं है उसके जस्ट पीछे वाली दोनों, ये आपकी पावर की हैं, ये आपका पावर का स्विच है। यानी इन दोनों को आप एक साथ टच करोगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। उसके जस्ट सामने वाली दोनों रीसेट स्विच हैं, यानी उन दोनों को एक साथ टच करोगे आप तो आपका कंप्यूटर रीसेट हो जाएगा, यानी ऑफ होके फिर ऑन होगा। और रीसेट स्विच के जस्ट पीछे की दोनों, ये आपके हार्ड डिस्क की हैं, और उसके जस्ट सामने की दोनों, हार्ड डिस्क के सामने की दोनों बची है एक पावर LED। तो ये वो पावर की है जो कि कैबिनेट में पावर को शो करती है कि कंप्यूटर के अंदर पावर है, और हार्ड डिस्क काम कर रही है तो वो ब्लिंक करती लाइट, उसका वो है। और ये जो बची वाली एक सिंगल है, ये एक 5 वोल्ट की DC करंट की है, ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, आप समझ गए ना, इधर से रीसेट होता है और इन दोनों को टच करने से ऑन होता है। तो हम इन दोनों को आपस में टच कराएंगे। तो जैसे टच कराएंगे तो ये हमारा ये फ़ैन घूमने लगेगा और कंप्यूटर उधर से डिस्प्ले आउटपुट देगा। तो चलिए टच कराते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का फैन घूमने लगा, डिस्प्ले पे देखिए अभी ये आउटपुट आने लगेगा। और कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस भी प्रॉपर वर्क करेंगी। ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है। तो इसको हम खोल लेते हैं।
और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही। देखिए कीबोर्ड से मैंने पासवर्ड एंटर किया, कीबोर्ड प्रॉपरली काम कर रहा है और ये रहा हमारा माउस। तो सारी चीज़ें फ़िलहाल काम कर रही हैं। तो अब मैं रीसेट स्विच पे क्लिक करता हूँ। इधर आइए, देखिए रीसेट स्विच को मैं टच करता हूँ और मेरा कंप्यूटर रीसेट हो जाना चाहिए। इधर मैंने रीसेट स्विच पे क्लिक किया, देखिए कंप्यूटर ऑन है और उधर से ऑफ हो गया। ऑफ होके अब ये दोबारा ऑन हो रहा है। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर को ऑफ कर देता हूँ और डायरेक्ट ऑफ कर देता हूँ। डायरेक्ट ऑफ करने के लिए क्या करूँगा, मैं बटन दबा दूंगा, ऑफ हो जाएगा। सारी चीज़ें गई, इंडिकेशन बंद हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही दिखाते हैं और आगे मैं सोच रहा हूँ इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक एक पार्ट का पर्टिकुलर फुल वीडियो, जिसके अंदर हर एक पार्ट की आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन हो कि हार्ड डिस्क क्या है। अब हार्ड डिस्क के अंदर मैं वेरिएशन बताता हूँ। हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अलावा SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके अलावा NVMe होती है, NVMe M.2 होती है। अब हार्ड डिस्क से ये 6 गुना तेज है और इससे 6 गुना तेज NVMe है। NVMe SATA पोर्ट से नहीं लगती है, वो PCI पोर्ट से लगती है, PCI X16 से। तो वो सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा। आपकी प्रोसेसर क्या है, रैम पर्टिकुलर क्या है, रैम के अंदर कितनी वेरिएशन है, शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ। तो बहुत ही लेंथी वीडियो ये भी हो चुका है और आगे भी वीडियो एक एक लेंथी होंगे। तो ये पूरी मैं सीरीज चलाऊंगा। उसके साथ पैरेलल में एक सीरीज आएगी जिसमें मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा, पाइथन, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। O लेवल के एग्जाम्स हैं उन सब में भी काफी हेल्प करेगा। और उसके साथ ही मैं C लैंग्वेज भी सिखाना शुरू करूंगा, पहले इतनी चीजें करने के बाद, और फिर वेब डेवलपमेंट। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट्स की बहुत ज्यादा आस रहती है। कमेंट्स करेंगे आप तभी मुझे पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कमेंट जरूर करेगा और सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा कि आगे के वीडियोस में आपको बैकग्राउंड वॉइस फेस ना करें।